Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So today is day 3 of our 5 days biology syllabus class 12 completion challenge. So आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 3 दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें सिर्फ दो ही चैप्टर्स है, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी है, जिन्होंने रिवीजन करनी है उनके लिए भी है. एंड वन मोर थिंग, देयर आर सम टॉपिक्स मैंने अभी पीछे रिप्रोडक्शन यूनिट एंड जेनेटिक्स यूनिट दोनों करवा दिया, वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट करना. लेकिन बात ऐसी है कि बहुत से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद पहली बार समझने पे समझ नहीं आते हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद टाइम लिमिट होने की वजह से मैंने थोड़े से जल्दी करवा दिए. तो वो अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा बायो का, ठीक है, प्लीज वो वाला टॉपिक देना जो समझाने वाला है. जो याद करने वाला है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती. जो समझाने वाले टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें वो सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में सारे इंक्लूड होंगे. लेकिन उससे भी पहले जब आपका एग्जाम है, आई थिंक इट वॉज इन 19 मार्च, बायोलॉजी का एग्जाम है, तो उस एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे चैप्टर के कंपाइल करके एक वीडियो बन जाएगी. सो आई एम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. तो ये जो चैप्टर है ये मैं अपने नोट से करवाऊंगी, ठीक है. दिस इज माई नोट्स, ये मैंने अपने टाइम पे बनाए थे. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो अगर ये नोट्स चाहिए तो मुझे ये भी बता देना. लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. सबसे पहले हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ कंप्लीट द फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. हेल्थ इफेक्ट किससे होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल, ठीक है. इन सब की वजह से हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? खराब हो जाती है. हेल्थ क्या होगी? नॉर्मल तंदुरुस्ती को हम हेल्थ बोलते हैं. फिर आती है हमारी डिजीज. व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज होता है जब हमारा ऑर्गन, एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन फंक्शन ही नहीं कर पा रहे, तब हम बोलते हैं डिजीज है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे हमको सांस नहीं आ रही इजिली, तो हम बोलते हैं यार हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लगता है वो सही से काम नहीं कर रही है. तो फिर हम क्या बोलते हैं कि लगता है हमें क्या है, बीमारी हो गई है, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है. तो डिजीज का मतलब होता है जब हमारे ऑर्गन काम नहीं करते हैं. एंड पैथोजन क्या होता है? वो इन्फेक्शियस एजेंट जो डिजीज कॉज करेगा, है ना. डेंगू का मच्छर पैथोजन है क्योंकि वो डेंगू कॉज कर रहा है. मलेरिया का मच्छर, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम है, वो मलेरिया कॉज कर रहा है, तो वो एक पैथोजन है, ठीक है. फिर आती है हमारी डिजीज. दो तरीके की मेनली होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस क्या होती है? जो फैल रही है एक मीन से दूसरे मीन में. मुझे खांसी है, मेरे रूम में 5 लोग और बैठे हैं, मैंने बिना हैंकरचीफ के छींक लिया, सबको वो कॉमन कोल्ड हो गया. ये हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, है ना. इन्फेक्शन हो सकता है और ये बहुत सारे मीन से फैल सकती है. एयर के थ्रू फैल सकती है. मैंने समझे ग्लास में पानी पिया, उसी ग्लास में किसी और ने पानी पी लिया, मुझे कोई डिजीज थी, कॉमन कोल्ड था या कोई भी डिजीज थी, वो ट्रांसफर हो गई, है ना. नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है? जो सिर्फ एक इंसान के पास रहती है, ये स्प्रेड नहीं होती. अब किसी के पास अस्थमा बीमारी है ना, किसी का कैंसर, किसी के पास कैंसर है, किसी के पास डायबिटीज है, ये बीमारी क्या ऐसा होता है कि आसपास बैठने से फैलती है? नहीं. कैंसर है तो वो उस बंदे के अंदर की बीमारी है, ये उसके सामने कोई बैठा है या उसके सामने उसने छींक दिया, ऐसे कोई बीमारी नहीं फैलती है. तो जो बीमारियां नहीं फैलती हैं एक दूसरे से, दूसरे एक इंसान से दूसरे इंसान में, वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगी. जो फैलती है वो इन्फेक्शियस हो जाएगी. सो कोरोना 19, कोविड 19 वॉज एन इन्फेक्शियस डिजीज क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत इजीली फैल जाती थी. फिर हमारे आते हैं डिजीजेस की मेनली क्लासिफिकेशन, की जो बैक्टीरिया, कुछ डिजीज हम बैक्टीरिया की पढ़ेंगे, कुछ वायरस की पढ़ेंगे, कुछ फंगस की पढ़ेंगे, कुछ प्रोटोजोन की पढ़ेंगे, कुछ हेलमिंथ्स की पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजीज, दैट इज अ टाइफ बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया कॉज करेगा. बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहली डिजीज हमारी आती है टाइफाइड. टाइफाइड टाइफाइड कॉज कौन करता है? टाइफाइड इज कॉज बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई. सैल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करेगा. होगा कैसे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से. फॉर एग्जाम्पल, देखो आप जो है इसको बहुत ही, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत ही खराब होगा बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप गोलगप्पे खाने गए, है ना, एंड जो वहाँ का एरिया था आसपास का, दैट इज नॉट हाइजीनिक, वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं था. वहाँ पे किसी एनिमल का एक्सक्रीटा या फीसिस पड़े थे. तो अगर उस फीसिस पे कोई सैल्मोनेला टाइफाई था,
है ना, और वो आप भी वहीं खड़े थे और आप वहां पे गोलगप्पे या जो भी खा रहे थे, तो वो अगर वो बैक्टीरिया उस फीसिस से आपके फूड में ट्रांसफर हो गया तो आपका फूड हो गया कंटामिनेटेड, और वो आपने फूड इंगल्फ कर लिया, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो गंदा पानी और गंदे खाने से ये होता है, फूड जो कंटामिनेट हो। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बहुत पेन होगा आपके स्टमक में, आपको क्रैम्प्स होंगे, आपका फीवर उतरेगा ही नहीं, इंटेस्टाइनल में परफोरेशन होगी। ठीक है, ये जब सिम्टम्स आते हैं तो लोग टेस्ट कराने जाते हैं। बेसिकली ना टाइफाइड जो है हमारे एक स्टमक डिजीज है। उसके बाद जो टेस्ट हम कराने जाते हैं उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफाइड का टेस्ट है। इसमें से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइफाइड कॉज कौन करता है? एक बैक्टीरिया, नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, ट्रांसफर किससे होता है वो इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट का नाम क्या है? बिडाल टेस्ट। ये शुरू किया था मैरी मेलन ने, इसको हम टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। ये ना किसी के लोगों के घर में कुक थी, तो लोगों को पता नहीं था कि इसको टाइफाइड मतलब इसको में ये क्या करती थी मैं बताती हूँ। ये व्हेन एवर शी यूजेस द वॉशरूम, तो ये हाथ नहीं धोती थी और उसी हाथ से लोगों के घर में खाना बनाती थी। तो जब लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में बीमार होने लग गए तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है। तब पता लगा कि मैरी मेलानी है जो सबको टाइफाइड फैला के आई है, जो सैल्मोनेला टाइफाई की एक तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट बन चुकी है। उसके बाद उसका नाम मैरी मेलन से टाइफाइड मैरी रख दिया गया। तो ये है हमारी पहली डिजीज को बोलते हैं टाइफाइड। सेकंड हमारी आती है कॉलेरा, जो कि कॉज करता है विब्रियो कॉलेरे। इसका बस नाम याद करना है, इसका एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। देखो एक बार हम इससे देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई हमने पढ़ लिया। एक सेकेंड, यस, सैल्मोनेला टाइफाई हमने पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिए। और इसका क्या था? विडाल टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज निमोनिया। निमोनिया देखो, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस ये है कि कॉमन कोल्ड जो होता है ना, जो कि या तो कौन कॉज करता है? राइनो वायरस। जो कॉमन कोल्ड होगा ना वो 5 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। वो शुरू कैसे होता है? गले में दर्द होगी, धीरे 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 गले में दर्द होगी, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? जुकाम बन जाएगा। जुकाम बनेगा तो वो धीरे धीरे फिर वो कफ बन जाएगा, फिर फीवर होने लग जाएगा। बट आफ्टर देखोगे 5 से 6 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा, आप एकदम से नॉर्मल अपने ट्रैक पे आ जाओगे। बट निमोनिया नॉर्मल नहीं है। निमोनिया एक बैक्टीरिया कॉज करता है, कॉमन कोल्ड एक वायरस कॉज करता है। जो निमोनिया होता है ना, उसमें क्या होता है? आपको रेस्पिरेटरी डिजीज, आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सारा इन्फेक्ट कर देता है निमोनिया। तो निमोनिया एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब वही सिमिलर कि ये छींकने से फैलता है। कॉज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजे, दोनों के दोनों क्या कॉज करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। क्या होता है? एल्वुलाई अफेक्ट होती है, एल्वुलाई में ना पानी भर जाता है, जो कि फिर एक्सरेज देखते हैं। ये होता है इसीलिए, देखो अगर तो जो कफ है ना, या जो कोल्ड है, जो भी बीमारी है, अगर तो वो ठीक हो रही है 4 से 5 दिन में ठीक हो रही है, तो लोग कहते हैं ठीक है चलो ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो ठीक ही ना हो ना, जब 10-15 दिन लग जाए वो ठीक ही ना हो, तब लोगों को लगता है कि फिर ये कॉमन कोल्ड नहीं है, ये निमोनिया है। ठीक है, तब लोगों को लगता है। और इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर, बहुत तेज बुखार आने लग जाता है, चिल्स, एकदम से ठंडी लगेगी, एकदम से गर्मी लगेगी, कफ, हेडेक। ठीक है, कोल्ड। और सीवियर केसेस में क्या होता है? जो लिप्स होते हैं और जो नेल्स होते हैं दोनों ग्रे से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम्स। आप देख सकते हो, आप ये सब पढ़ रहे हो तो आपके घर में अगर ये किसी को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि निमोनिया हुआ है। ठीक है, फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड पर्सन के हम कांटेक्ट में आए हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो, आपने कोई ग्लास यूटेंसिल्स शेयर कर लिए, दैट इज द मेन थिंग। तो ये फैलता किस और एग्जांपल क्या है इसके? डिसेंट्री, प्लेग और डायफथीरिया। सो देयर आर टोटल 5 diseases in your syllabus: टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड डायफथीरिया, जिसमें से जो मेन डिटेल में आपको करनी है दैट इज योर टाइफाइड एंड द निमोनिया। दिस इज द ओनली 2 diseases दैट यू हैव टू डू। ठीक है, देख लो यहाँ पे, आप देखो ये इतने प्यारे नोट्स हैं, ये खुद देख लो। अलग अलग डिजीजेस का अलग दे रखी है, वायरस का अलग दे रखी है, फंगल की अलग दे रखी है। ठीक है, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सब कुछ इसमें से दे रखा है। ठीक है, ठीक है, सो वी हैव डन विद द बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीजेस हमने कर लिए। ये देखो आपने इस नोट्स में भी देख लो, सिर्फ 2 ही डिजीज हैं, दैट इज
टाइफॉइड एंड निमोनिया, ये दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सीधा आएगा, या तो बोल देगा नेम एनी टू बैक्टीरियल डिजीज, एक्सप्लेन इट्स पैथोजेनिसिटी, है ना, या फिर लिख देगा निमोनिया कॉज कौन करता है, राइट सिम्टम्स एंड टेस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखेगा। तो आपने बस दो काम करने हैं। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपने नोट्स से गो थ्रू एक बार कर लेना है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे बता देना, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इससे पढ़ लेना, ठीक है। अगली हमारी आती है द वायरल डिजीज। कौन सी आती है? वायरल। वायरल में क्या हो जाता है हमारा? वायरल में हमारा मोस्ट कॉमन दैट इज कॉमन कोल्ड, जो कि हर सर्दियों में किसी न किसी को एक बार तो होता ही होता है ना। तो इसका तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, इसके सिम्टम्स सबको ही पता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सबको ही हुआ है एक ना एक बार तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले कॉज कौन करता है? राइनो वायरस। एक नाम, एक सुनो, कंफ्यूज मत होना, राइनो वायरस अलग है, रेट्रो वायरस अलग है। जो राइनो वायरस है वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, जो रेट्रो वायरस है वो एड्स कॉज करता है। देयर इज अ डिफरेंस। ये क्या करता है? ये नोज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स तक नहीं जाता। लंग्स तक कौन जाएगा? निमोनिया। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी कोई छींक मारो उसके सामने खड़े हो जाओ, अगले दिन आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? नेजल कंजेशन, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, वाइट डिस्चार्ज होगा, यानी कि समझ गए, सोर थ्रोट, गला जो है बहुत ही हार्श होने लग जाएगा, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, जो कि सिर्फ 3 से 7 दिन तक ही रहता है। 3 से 7 दिन मतलब नॉर्मल अपने ट्रैक पे आ जाओगे, बट ये 3 से 7 दिन बिताने बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पे कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, क्योंकि वायरल डिजीज है। कितनी भी दवाइयां खा लो, उसने 5-6 दिन बाद जाना है तो 5-6 दिन बाद ही जाएगा। ये कैसे ट्रांसफर होता है? सिमिलर, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, उसने समझो ऐसे छींक मारी और उसने एक पेन पेन टच कर दिया, आपने वो पेन टच करके वही हाथ मुंह पे लगा लिया, दैट इज अ इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे वायरल डिजीज। अब यहाँ पे देख लो, वायरल डिजीज में एक ही लिखा हुआ, दैट इज राइनो वायरस, ठीक है। क्या करता है? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और ये आपके सिम्टम्स हो गए। देख लो मेरे और ये नोट्स बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि वो नोट्स भी मैंने इसी नोट्स को देख के ही बनाए थे, ठीक है जी। थर्ड हमारे आते हैं, दैट इज द प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन का मतलब क्या होता है? राउंड वॉर्म, ये वाले वॉर्म्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, वॉर्म, है ना, वॉर्म ऐसे ऐसे होते हैं ना। सबसे पहले आता है हमारा एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस जो है ये एस्कैरिस कॉज करता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है ना, वो आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। एस्कैरिस की पूरी लाइफ साइकिल है फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो कि कैसे ये कॉज करता है। एस्कैरिसिस कॉज करेगा एस्कैरिसिस बीमारी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। इसका सिर्फ एक ही होस्ट है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर आप बोलो मैं इसकी लाइफ साइकिल पढ़ा देती हूँ, चलो पढ़ा ही देते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। होता क्या है ना कि फॉर एग्जांपल फूड में मतलब कहीं पर आपके एग्स थे, इस एस्कैरिस के अंडे ग्रो कर रहे थे, आपने वो जो है फूड आपका फूड कंटामिनेट हो गया, आपने वो फूड खा लिया, तो आपके अंदर वो एग्स ऑफ एस्कैरिस चले गए। तो वो पहले जाते हैं आपके स्मॉल फूड पाइप में, फूड पाइप से जाते हैं स्टमक में, स्टमक से जाते हैं वो हिपैटिक पोर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में। हिपैटिक पोर्टल से वो जाते हैं इन्फीरियर वीना केवा से वो जाते हैं हार्ट में, हार्ट से जाते हैं लंग्स में, लंग्स से जाते हैं एल्विलाई में। एल्विलाई में ये जो एस्कैरिसिस है सेकेंड लार्वल स्टेज से थर्ड और फोर्थ लार्वल स्टेज बनता है। उसके बाद ये जब यहाँ पे आता है ना ट्रैकिया की तरफ ऊपर, ये फिर से स्वॉलो होके फिर से फूड पाइप में जाता है, और फिर ये थर्ड और फोर्थ लार्वल स्टेज से एडल्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो वहां पर बैठ जाता है, वहाँ मेल एंड फीमेल अलग अलग हो जाएंगे, दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे, उनके फिर और अंडे निकलेंगे। तो ये ऐसे साइकिल चलती है इसकी, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बट मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो ये कैसे फैलेंगे? एग्स ऑफ एस्कैरिस कॉन्टैक्ट में आगे, कहते हैं ना मिट्टी खा ली, जैसे किसी बच्चे ने मिट्टी खा ली और मिट्टी में अंडे थे एस्कैरिस के, तो आपको वो आ जाएगा, या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, मैंने बताया दिया। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स है इसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स में पेन रहेगा, फीवर रहेगा, खून की कमी हो जाएगी क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग है ना। और आपका पूरा इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक कर देंगे, पूरे इंटेस्टाइनल पैकेज क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं वहां से, ठीक है। देखो ये रही हेलमिन डिजीज में सबसे पहले आता है एस्कैरिस, ठीक है। ये इसका इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। और ये आता कैसे है? सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा, जो कि कंटामिनेट होते हैं एग्स ऑफ एस्कैरिस से,
है ना, आपकी कहीं पे फसल उग रही थी, उसी के पास एक्सोबेस्कैरिस पड़े थे, दोनों कांटेक्ट में आ गए, आपने ऐसे अच्छे से धोई नहीं अपनी वेजिटेबल्स, तो बीमारी हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है फिलियारिसिस या एलिफेंटाइटिस, जिसको हम जो कॉज कौन करता है, वुचेरिया। वुचेरिया जो है एक फिलेरियल वर्म है। इसमें क्या होता है ना, आपका जो लोअर लिम्फ है यानी कि जो टांग है वो हाथी जितनी मोटी हो जाती है। ठीक है, आई शो द पिक्चर इफ यू वांट टू। वैसे एनसीईआरटी में इसकी पिक्चर है, आई थिंक यहाँ पर भी हो। नहीं है? ओके, आई शो यू, वेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सी, ये देखो, आई होप इट इज विजिबल, वेट। सी, इतना बड़ा जो है ना, ये इतना एक नॉर्मल पैर है, एक इतना इतना बड़ा पैर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ये एक बीमारी है जो कॉज करता है फिलेरियल वर्म। इसमें क्या होता है, आपके जो लिम्फेटिक लोअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है ना, वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वो बहुत ही मोटी हो जाएगी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं हाथी पांव, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ठीक है, और ये होती कैसे है, आपको फीमेल मॉस्किटो वेक्टर अगर काट जाए, कौन, वुचेरिया का, तो आपको क्या हो जाएगी, फिलियारिसिस, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। फाइन, ये हमारा हो गया, दैट इज हेलमिन डिजीज। इसमें एक हमारी आ गई फिलियारिसिस, एलिफेंटाइटिस। पैथोजन कौन है, वुचेरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, और करता क्या है, ये इन्फ्लामेशन, किसकी इन्फ्लामेशन होती है, लोअर लिम्ब, और कभी कभी तो जेनेटिक ऑर्गन्स भी बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत समय तक ये ऐसे ही रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है इसमें। फाइन, ओके, यस। सो हमने देख लिए अपने हेलमिन डिजीजेस। ठीक है, हमने दोनों देख लिए, एक हमने वुचेरिया भी देख, वुचेरिया जो कॉज करता है एलिफेंटाइटिस, वो भी देख लिया, एंड हेलमिंथिस वाले एस्कैरियासिस भी देख लिया। अब आता है हमारा फंगल डिजीज। अब फंगल डिजीज नाम से तो लग रहा है फंगस कॉज करेगा। सबसे पहले इसमें आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म को कहते हैं दाग, जो मतलब ना ऐसे करके ना पैर के पंजे पे या फिर ये गर्दन पे यहाँ पर फैल जाता है, जो कि कॉज कौन करता है, तीन तरीके की फंगस कॉज करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। इसमें सिम्टम्स क्या है कि वो जगह बहुत ड्राई होने लग जाती है। ठीक है, वहां पे ना खुरखुरी चीजें, खुरखुरा होने लग जाता है वो जगह, और ये स्किन स्किन नेल्स या स्कैल्प, यहाँ बहुत जगह ग्रो करती है। क्यों, क्योंकि हीट और मॉइस्चर की वजह से। सो अगर कोई होता है ना, जैसे हम कोई अगर अपना पैर अच्छे से वॉश नहीं कर रहा, तो वहां पर फंगस ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज होती है कि किसी को फंगस है, हमने हमने उसका टावल यूज कर लिया, तो उस टावल में फंगस था और हमें वो हो गया, तो इसलिए कहते हैं कि यूज योर ओन टाल, योर ओन क्लोथ्स एंड योर ओन कोम्ब। ठीक है, क्योंकि ये फंगस डिजीज इससे फैलती है। तो यहाँ पे भी एक बार देखते हो, फंगस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट कौन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, कहाँ ग्रो करते हैं, जो दो टोज है ना उनके बीच में, जैसे यहाँ पर पैरों के। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे है, सॉइल से आ जाते हैं, क्लोथ्स, कोम, टावल, हीट एंड मॉइस्चर में जल्दी ग्रो करते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होने लग जाएगी, है ना, ड्राई स्केली लाइसेंस स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, इट्स जैसे वो होता है ना रिंग गार्ड या इचिंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द मेडिसिन। तो वो होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया, दैट इज वायरल डिजीज देख लिए, फंगल देख लिए, प्रोटोजोन देख लिए, और बैक्टीरियल देख लिए। अब हमारा आता है प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। अगर कोई डिजीज आए ना आए, ये डिजीज आनी 100% गारंटीड है, मलेरिया। कौन सी डिजीज है ये, मलेरिया। सबसे पहले इसमें मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल है, शुरू करते हैं मलेरिया कॉज कौन करता है। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोन है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, एक है वाइवेक्स है, मलेरिया है, ठीक है, फैल्सीपरम है, लेकिन मोस्ट सीरियस वाला कौन सा है, फैल्सीपरम। ठीक है, इतना देख लो। अब शुरू करते हैं इसके पूरी की पूरी साइकिल। अब ध्यान से सुनना, 5 मिनट में पूरा समझा देती हूँ। देखो, इसके जो इन्फेक्शियस एजेंट है ना, उसका नाम होता है स्पोरोजोइट्स। क्या नाम होता है, स्पोरोजोइट्स। मतलब क्या, मतलब ये कि जिस बॉडी में स्पोरोजोइट्स पाए जाएंगे, मतलब उसको मलेरिया हो जाएगा। तो होता क्या है, आपका फीमेल एनोफेलिस नाम की एक मच्छर होती है,
उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स है। क्या है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में? क्या है? स्पोरोजोइट्स है। आप सो रहे थे आराम से, वो आई आपको काट के चली गई। वो आपको काट के गई, आपके अंदर क्या छोड़ गई? स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम की फॉर्म्स है। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस एजेंट को बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। पैथोजन है स्पोरोजोइट्स, आपके ब्लड में छोड़ गई। अब ब्लड से वो कहाँ गया? लीवर में गया। ब्लड से वो कहाँ गया? हमारे स्पोरोजोइट्स कहाँ गए? लीवर पे गए, और लीवर के सेल्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, और वहां पे शुरू हुई किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम की लीवर में क्या शुरू हो गई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद लीवर सेल्स के बाद, हिपैटिक सेल्स के बाद, उसने अटैक किया आरबीसीज को, और आरबीसीज के में क्या करने लगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगी, अपने नंबर बढ़ाने लगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, अपने नंबर बढ़ाने लग गई। अब जैसे क्या हुआ? आरबीसी फटा, आरबीसी को बर्स्ट कर रही है, आरबीसी फटेगा तो उसमें से टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन की वजह से सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के। अब मलेरिया ने हमारे लिवर सेल्स में और हमारे आरबीसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करनी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मलेरिया सिर्फ हमारी बॉडी में, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसे नहीं मिल रहा, वो एडिक्वेट, क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस उसे नहीं मिल रही। तो वो क्या करती हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों बना लेती है। क्या बना लेती है? मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों बना लेती है। ठीक है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों बनाने के बाद क्या होता है? उसी दिन आपको एक दूसरे मच्छर ने भी काट लिया, तो वो जो मेल और फीमेल गेमीट है, जो मलेरिया ने बनाए हैं, जो प्लाज्मोडियम ने बनाए हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो चले जाएंगे उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वो गेमीटोफाइट, जो गेमीटोसाइट्स है, वो क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन कर देंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगी? उनकी डेवलपमेंट होगी, और वो क्या बन जाएंगे? स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, जो फिर से कहाँ आ जाएंगे? उसी मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, और फिर वही मॉस्किटो किसी और को इन्फेक्ट करेगा, फिर स्पोरोज उसमें जाएंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो ऐसे करके पूरी साइकिल चलती रहेगी, पूरी साइकिल चलती रहेगी। क्लियर हो गया? देखो अब ना मैं अपनी इस साइकिल से बढ़ाती हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई थी। सी, आपको उसने बाइट किया और स्पोरोजोइट्स आपके ब्लड में चले गए। ब्लड से कहाँ गए? ह्यूमन लीवर में गए, जहाँ पे उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, मल्टीपल फ्यूजन करी। फिर ह्यूमन आरबीसी में गए, वहां पर भी मल्टीपल फ्यूजन करी। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन करते करते वहां क्या हुआ? आरबीसी रप्चर हो गए। आरबीसी रप्चर होने के कारण हीमोजोइन रिलीज हुआ। हीमोजोइन वो टॉक्सिन है जिससे सिम्टम्स आएंगे। अब उसी आरबीसी में उसने क्या कर लिया? मेल और फीमेल गेमीट्स बना लिया, यानी कि एग और स्पर्म बना लिया। लेकिन वो हमारी बॉडी में फर्टिलाइज नहीं हो सकता, तो उसको फिर से जाना पड़ेगा मॉस्किटो की बॉडी में। मॉस्किटो की गट में वो फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर बनाएगा वही स्पोरोजोइड जो इन्फेक्शियस स्टेज है, और वो कहाँ जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड में जाएगी, फिर वो दूसरे इंसान को बाइट करेगी, फिर वही साइकिल पूरी चलती रहेगी। ठीक है, दोबारा देखो, बाइट किया, स्पोरोजोइड्स बॉडी में गए, पहले ह्यूमन हेपाटिक सेल्स पे गए, उन पे मल्टीपल फिजन करी, फिर आरबीसी में वहां मल्टीपल फिजन करी, फिर मेल और फीमेल गेमीट्स बना लिए। ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट्स हमारी बॉडी में नहीं हो सकते फर्टिलाइज, तो कहाँ चला गया? फिर से मॉस्किटो की बॉडी में। अब किया कैसे? उसी दिन आपको किसी और मच्छर ने काट लिया, उसके अंदर वो खून गया, तो मेल एंड फीमेल गेमीट्स भी चले गए, उसके गट में कर दी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट स्पोरोजोइट्स बन गए। ऐसे में जो एक मच्छर, जो चाहे मलेरिया का वेक्टर नहीं था, लेकिन अब उसकी सलाइवरी में स्पोरोजोइट्स आ गए, तो वो मलेरिया का वेक्टर बन गया। दिस इज द साइकिल जो एग्जाम में आती है, पूरे 5 नंबर की। क्योंकि आपकी पूरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल है जो कि पूछी जाती है। तो इसमें आपको वैसे तो 5 नंबर में आएगा तो पूरी साइकिल पूछेगा, अगर 3 से 2 नंबर में आएगा तो बोलेगा या तो सिर्फ मॉस्किटो वाला पार्ट लिख दो, या सिर्फ आप ह्यूमन वाला पार्ट लिख दो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पर भी सब यही लिखा हुआ है। अब बात आती है इसके होस्ट कितने हैं? 2 होस्ट है ना, एक तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो,
और एक हमारा ह्यूमन बीइंग, दो होस्ट हैं इसके। सिम्टम्स क्या है? चिल, हाई फीवर, जो कि 3 से 4 दिन में आएंगे। सिम्टम्स आते हैं इसलिए मैंने बताया था, सिम्टम्स आते हैं इस हीमोजोइन की वजह से। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के, तो आप बोलोगे हीमोजोइन। लास्ट हमारा आता है दैट इज, ये लास्ट हमारा आता है दैट इज एमियोबाइसिस। एमियोबाइसिस ये है ना, ये आपके प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। एमियोबाइसिस इसको बोलते हैं एमियोबैक डिसेंट्री। ये कॉज करता है बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई, जो कि फीसिस से ट्रांसफर होती है खाने और पानी के अंदर। इसमें सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प, स्टूल जो फीसिस है उसमें बहुत सारा ब्लड क्लॉट निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी खत्म होती है द कॉमन डिजीजेस इन द मैन। कॉमन डिजीज इन द मैन, वाई आई हैव टेकन सो मच टाइम इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये एग्जाम में आती हैं। फिर एक मेन टॉपिक है कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिखो ड्रिंकिंग क्लीन एंड ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट क्लीन फूड, प्रॉपर वेस्ट ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। ठीक है, अपना मास्क लगा के रखो, कि अगर कोई खांस रहा है तो अपने, अगर वो नहीं कर रहा तो आप अपने प्रिवेंट कर लो। हाइजीन बना के रखो, कहीं पानी को जमा ना होने दो। ठीक है, और ये सब आप इजीली पढ़ सकते हो, इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊँ, है ना, इतना तो आपको भी समझदार होगा। ये हमारा हो गया। अब हमारी इसी में अगली आती है, इसमें हम उससे पहले पढ़ें, हम पढ़ लेते हैं क्या? इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे अब हम? इम्यूनिटी। व्हाट इज अ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन से लड़ना। देखो हमारी बॉडी ना पूरी पूरी कोशिश करती है कि हमें इन्फेक्शन ना हो, अब हमें रोज इन्फेक्शन हो जाते हैं। ओके, तो इम्यूनिटी, अब देखो हमारे हमारे हमको बीमारियां होती है, आई एग्री, बट जितने बैक्टीरिया वायरसेस से हम रोज, हम जिनका हमारा पाला पड़ता है ना रोज, इतने बैक्टीरिया वायरसेस से अगर सबसे बीमारियां होने लग गई तो जो है क्या ही हो जाएगा। इसीलिए इम्यूनिटी क्या होती है कि इम्यूनिटी बहुत कोशिश करती है कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़े, आपको इन्फेक्ट ना होने दे। तभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं उनको बहुत ही कम बीमारियां होती हैं, तो ये होती है हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो ये जो नोट्स है इसमें थोड़ा डिटेल में है, और ये जो है मेरी वाली नोट्स है इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में है, पर हम दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इननेट। इननेट क्या होती है? इट इज अ नॉन स्पेसिफिक ऐसी इम्यूनिटी जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है। कहाँ से मिली है? हमारे पेरेंट्स से मिली है। ये नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कोई भी है, ये अपना एक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है तो सबसे पहले उसको कौन प्रोटेक्ट करेगी? हमारी स्किन प्रोटेक्ट करेगी, तो स्किन हमारा पहला फिजिकल बैरियर है। फिर हमारा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें देयर इज अ लाइनिंग ऑफ म्यूकस। हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस की लाइनिंग है, हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक में म्यूकस की लाइनिंग है। तो एक म्यूकस की लाइनिंग और एक स्किन, ये दोनों प्रिवेंट करती है सबसे पहले इन्फेक्शन को, बाहर से ही रोक दो, है ना। स्किन कहती है कि भाई, मैं स्किन कहती है मैं रोक रही हूँ, म्यूकस कहता है अगर कोई फॉर एग्जांपल आपका निमोनिया, कोई वायरस है आपके नोज के थ्रू जा रहा है तो बहुत कोशिश होगी कि उसको नोज में ही रोक लिया जाए, हेयर्स उसको ट्रैप कर ले, म्यूकस उसको ट्रैप कर ले। तो ये हमारा होता है फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट हमारा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर किसी तरीके से वो चला भी गया अंदर, ठीक है, तो उसको कौन? स्वेट, आपके पसीना, स्टमक में जो HCl है एसिड, जो आपके आंसू हैं, जो लीवर में बाइल है, ये कोशिश करेंगे कि उसको खत्म कर दें। अब कभी ऐसा देखा होगा कि आपके आंख में कुछ चला जाता है, फॉर एग्जांपल कोई मक्खी चली गई या कुछ भी चला जाता है तो आपके एकदम से आंसू आने लग जाते हैं, तो वो आंसू इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। इनसे भी काम नहीं बना, फिर आते हैं हमारे सेलुलर बैरियर जिसमें हमारा WC है ना, जिसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये होते हैं। फोर्थ हमारा होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर ना बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है? समझो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दोनों बहुत पास पास रहते हैं। जो सेल नंबर 1 है उसको वायरस हो गया, है ना, उसको वायरस हो गया, पर उसने वायरस के अगेंस्ट दवाई बना ली। ठीक है, लेकिन वो बच नहीं पाया, जब तक वो दवाई बनी वो बच नहीं पाया। तो उसने क्या किया, जब वो दवाई बन गई ना तो वो दूसरे सेल को दे गया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर गया हूँ, तू ना मर, ये ले दवाई। वो दवाई क्या होती है? इंटरफेरॉन्स। तो एक सेल दूसरे सेल को प्रिवेंट करता है इंटरफेरॉन्स के थ्रू, ये होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी।
अब यहाँ से भी देख लो, ये भी यहाँ पे भी सेम लिखा है। सबसे पहले होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल बैरियर, जो कि जिसमें आता है हमारा स्किन और म्यूकस की कोटिंग, ठीक है जी। फिर हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारा होता है HCl, सलाइवा, टीयर्स। फिर हमारा आता है सेलुलर बैरियर, जिसपे WBC, मोनोसाइट्स, ये सब होता है। एंड साइटोकाइन बैरियर, जिसमें जो एक सेल है जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, वो इंटरफेरॉन निकालता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है दूसरे सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से। दिस इज आवर इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब देखो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक। अब फॉर एग्जांपल वो तो थी इनेट, जो थी जिसको पैथोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए सेम सबको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अक्वायर्ड में क्या होता है कि हर एक बीमारी से, हर एक पैथोजन से लड़ने का डिफरेंट एनकाउंटर। सबसे पहले ये होती है मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टाइम पे निमोनिया हो गया, तो आपके अंदर निमोनिया का वायरस आ चुका है, आप ठीक हो गए, आगे आने वाले अगले 5 साल बाद आपको फिर निमोनिया हो गया, तो मेमोरी, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो याद रखेगी ये वायरस पहले आ चुका है ना, ये वायरस पहले आ चुका है, ये इससे पता है हमें कैसे डील करना है। तो पहले शायद आपको डील करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था आपकी बॉडी को, क्योंकि वो जब पहली बार आया था तो डील करना मुश्किल था, जब वो दूसरी बार आ गया तो बॉडी के लिए डील करना बहुत ईजी था। तो पहला रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि समझ ही नहीं पाती बॉडी की इसके साथ झेले कैसे। पर जब वही इंसान दूसरी बार आता है ना, तो उसको हाई इंटेंसिटी से मारा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज के एग्जाम देने से बहुत डर रहे थे, एक बार एग्जाम दिए थे, नेक्स्ट टाइम आपने कहा तो ठीक ही तो है, हो गया, चलो एक बार इनकाउंटर हो गया तो दूसरी बार तो हो ही जाएगा। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो कि दो सेल्स करते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। ये दो सेल्स हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत ही मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बी लिम्फोसाइट कहता है मैं एंटीबॉडी बनाता हूँ, ठीक है, तो चल तू बना, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वो जैसे भाई बहन नहीं होते, बड़ी बहन कहेगी चल मैं मैगी बनाती हूँ, छोटी कहती है चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, सिमिलर। बी कहता है मैं एंटीबॉडी बना रहा हूँ, टी कहता है चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ एंटीबॉडीज बनाने में। अब आता है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस। सबसे पहले आती है ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब क्या, ऐसा इम्यून रिस्पांस जो कि एंटीबॉडीज करेंगी, ठीक है। कैसे मार रहे हैं, एंटीबॉडीज के थ्रू मार रहे हैं, तो वो होगा हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी होगी हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट मारेगा। कौन मारेगा, टी लिम्फोसाइट मारेगा, ठीक है। और बॉडी को पता है कौन सा अपना सेल है, कौन सा पराया सेल है, उनको पता है, बॉडी को पता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जब भी किसी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, तो पहले क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं उस इंसान को, ताकि उसकी बॉडी, अब बॉडी तो पहचानती है कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है। आपने किसी और का लीवर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, आपका लीवर कुछ हो गया था, तो बॉडी को थोड़ा ना पता है कि वो आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बॉडी को लगेगा किसी और का लीवर है वो, तो वो अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं कुछ टाइम तक, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी सप्रेस हो जाए, सो जाए, है ना। और इजीली थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस इज आर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम नोट से पढ़ लेते हैं, इसमें भी यही है। प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा बहुत ज्यादा धीरे, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा बहुत ज्यादा तगड़ा। ह्यूमरल क्या होगी, एंटीबॉडीज वाली। सेल मेडिएटेड वाली क्या होगी, टी लिम्फोसाइट। अगर एंटीबॉडी मार रही है तो ह्यूमरल, टी लिम्फोसाइट सेल मार रहा है तो सेल मेडिएटेड। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और टी सेल उसकी हेल्प करेगी बनाने में, है ना। और अगर किसी का ऑर्गन रिजेक्ट कर दिया, तो वो कौन करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स ही है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटीबॉडीज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, जिसमें कि 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है। सबसे पहले आता है IgA, बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड और मिल्क, ये दो में जो एंटीबॉडी होती है उसको हम बोलते हैं IgA। जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और प्लेसेंटा क्रॉस करने की हिम्मत रखती है, वो होती है हमारी IgG। जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस पर निकलती है वो होती है IgE। जो लार्जेस्ट होती है वो आती है IgM।
और एक होती है IgD। बस आपने इनके फंक्शंस याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना, ठीक है, और कुछ याद नहीं करना। फिर हमारी आती है इम्यूनिटी के टाइप्स। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी आपके अंदर डाल दी, सॉरी, एक्टिव होती है कि आप अपने अंदर खुद जनरेट कर रहे हो, एक्टिवली यू जनरेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है। पैसिव क्या होगी, बनी बनाई एंटीबॉडी आपके अंदर डाल दी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉम। जब आप फर्स्ट मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो एक नवजात शिशु पहला मिल्क अपनी मदर से लेता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, उसमें होती है IgA एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी तो बनी बनाई मिल गई मदर से, ठीक है। अब कोविड-19 आया तो उसमें एंटीबॉडी हमको क्या, हमने खुद थोड़ा ना बनाई है, हमारे अंदर इंसर्ट करी गई है, तो वो हो गई हमारी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी, जिसमें कि एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस हो रही है होस्ट बॉडी में, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि या तो हमारे अंदर इन्फेक्शन हुआ, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी बनी। आर्टिफिशियल में क्या होगा, हमारे अंदर जानबूझकर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला गया ताकि एंटीबॉडी बने। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी, बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाल दी गई। इसमें भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आती है और एक आती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एलर्जी। क्या आता है हमारा, एलर्जी। इम्यूनाइजेशन, हाँ इम्यूनाइजेशन भी कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। सबसे पहले आता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ वैक्सीन is introduced into the body. It results in the development of antibody. During actual infection, the antibody neutralize antigen. The vaccine also generate memory B and T cell. They recognize the pathogen quickly. एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब बॉडी में पैथोजन डालना और बॉडी को बोलना भाई एंटीबॉडी सेक्रेट कर। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन आपकी बॉडी में डाला जाएगा। वो सिमिलर है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ये भी सिमिलर ही है। अब हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी होती है किसी भी चीज की हो सकती है, जब हमारी बॉडी ना किसी एक प्रति एंटीजन के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दे। कोई कहते हैं ना कि आई एम एलर्जिक टू फ्लावर्स, तो फ्लावर्स की उनको क्यों एलर्जी होती है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उस फ्लावर्स को लेकर अलग ही तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत जोर जोर से खांसी आने लग जाती है, आंखों में पानी भर आता है, नोज रनी नोज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमको दूर रखो, हमको इससे एलर्जी है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उसकी बॉडी से हिस्टामिन और सेरोटोनिन सेक्रेट होता है, जो कि सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी निकलती है इसमें, IgE एंटीबॉडी निकलती है। और इसका क्योर क्या है, एंटी हिस्टामिन दे दो, अगर हिस्टामिन बॉडी से निकल रहा तो एंटी हिस्टामिन दे दो, एड्रेनलिन दे दो, स्टेरॉइड्स दे दो। एग्जांपल के किसी को एस्थमा, हे फीवर, ठीक है, एनाफिलिटिकल शॉक्स, किसी को पोलन ग्रेन की एलर्जी है, तो ये हो गया हमारा एलर्जी। ऑटो इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब है जब अपनी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में पहचानने से मना कर दे। मतलब क्या, हमारी बॉडी जवाब दे दे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लग जाए, सिंपल सीधी बात है। वैसे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंस जानती है, वो जानती है कौन अपना है कौन पराया है। पर जब अपनों का ही फर्क करना बंद कर दे हमारी इम्यूनिटी, फिर होती है हमारी ऑटो इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये बहुत भयंकर बीमारी है, क्योंकि बॉडी आप ही की सेल्स को मारना शुरू कर दिया बॉडी ने, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर हमें एंटी सप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं, एंटी एंटी डिप्रेशन सॉरी एंटी वो वाले इम्यूनाइजेशन वाले ड्रग्स, ठीक है। एलर्जीज हमारी होगी। अब हमारी आती है ऑटो इम्यूनिटी। हमने देख ली कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि बॉडी अपने ही सेल्स को बिना रीजन मारने लग जाए, बिना रीजन, कोई रीजन नहीं है, मारने लग जाएगी, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एग्जाम्पल क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, हाँ ये हमारा रह गया इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आते हैं, जिसमें हमारा आता है बोन मैरो और थाइमस, जिसमें लिम्फोसाइट्स का बनना और मैच्योरेशन होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं हमारे आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस, अपेंडिक्स, ठीक है। और आपका जो स्प्लीन है वो भी एक तरीके का लिम्फोइड ऑर्गन है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मॉल्ट, ये भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम है। ये 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू को कैरी करता है। कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस चैप्टर, ये जो ऑर्गन्स है आपको अच्छे से याद करनी है, ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ऑर्गन्स याद करनी है। अब हमारा आता है सबसे पहला बीमारी,
ये अब हमारी आती है, दो बीमारी हमने पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है एड्स, एक हमने पढ़ना है कैंसर। एक हमने पढ़ना है एड्स, एक हमने पढ़ना है कैंसर। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये कॉज करता है बाय HIV वायरस और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल मीन्स के थ्रू ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जरूरी नहीं है सेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी ट्रांसफर होती है, बिना उसके भी ट्रांसफर हो जाती है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जेनेटिक नहीं है, पेरेंट्स से नहीं आएगी बर्थ के टाइम पे, आप अपनी लाइफ टाइम में इसको अक्वायर करोगे। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है इसका। डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिम्टम्स होते हैं जब एक तरीके के सिम्टम्स हो, वो सिम्टम्स होते हैं। जब मल्टीपल सिम्टम्स हो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। कॉज कौन करता है, HIV वायरस नाम का एक वायरस है जो कॉज करता है। इसका पहला केस आया था 1981 में और आज तक ये 25 मिलियन पीपल को मार चुका है। क्यों मार चुका है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है ना। बहुत से साइंटिस्ट इसको क्योर इसका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आरंट एबल टू फाइंड एनी क्योर। फैलता कैसे है, सबसे पहले आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आपने सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया तो ये फैल सकता है। सीमन, सीमन के थ्रू फैल सकता है। फिर आता है कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी आप हॉस्पिटल में चले गए, वैसे तो आजकल बहुत अच्छे से जांच होती है इस चीज की, बट हल्की सी केयरलेसनेस हो गई, क्या हो गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को देखा नहीं गया कि ब्लड में कोई बीमारी है नहीं है, ट्रांसफ्यूज हो गया ब्लड, बाद में पता लगा कि ब्लड जिसको मिला उसको एड्स था। इन्फेक्टेड नीडल्स, आपने डॉक्टर ने वैसे एक इंसान को इंजेक्शन लगाया, वो भूल गया, उसको लगा उसने अभी अभी इंजेक्शन निकाला है, उस इंजेक्शन से उसने दूसरे को लगा दिया, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू। मदर को है तो चाइल्ड में भी आ सकता है उसके मिल्क के थ्रू। लेकिन ये टच से नहीं फैलता, ऐसा नहीं कि टच करने से एड्स फैल जाएगा, नो, टचिंग से ये नहीं फैलता। अभी रिसेंटली एक वो आया था कि एक बच्चे को एड्स हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके ना पेरेंट्स को एड्स था ना उसके किसी रिलेटिव्स को एड्स था। ठीक है, और वो छोटा सा बच्चा था 7th 8th क्लास का, और उससे पूछा गया कि यार सेक्सुअली एक्टिव, तो उसने वो भी मना कर दिया। जब पता लगा तो उसने क्या पता लगाया कि वो बच्चा एक दिन स्कूल से जा रहा था, घर जा रहा था, एंड रास्ते में फ्रूट कट वाला, फ्रूट बेचने वाला एक आदमी खड़ा था। तो उससे सब फ्रूट्स खा रहे थे, उसके दोस्तों इसने बोला मैं भी खा लेता हूँ। तो वो अनानास, उन्होंने उसको काट के अनानास दिया और अनानास से उसको एड्स हो गया। अब अनानास से एड्स कैसे हो गया, तो वो जो इंसान जो वहां पे जो मतलब भैया था, उसके हाथ पे कट लगा था। ठीक है, उसके हाथ पे कट लगा था, उसके हाथ पे खून आ रहा था और उसको इंसान को एड्स थी। तो उसने जब वो फ्रूट काटा तो उस फ्रूट में उसका ब्लड ब्लड आ गया, है ना, उसके फ्रूट्स, फ्रूट जो है उसके ब्लड से क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया और उस बच्चे को एड्स हो गया। ठीक है, सो ये थोड़ी सी सुनने में भयंकर लगता है ना। तो इसीलिए यू शुड हैव वेरी वेरी मच ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग। ठीक है, अब ये क्यों होता है, उस इंसान को जो बहुत ही, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या जो बहुत ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। ठीक है, HIV फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता, सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है और इसका टाइम लैग है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको अगर एड्स होगा तो उसके 10 साल बाद आपको पता लगेगा कि आपको एड्स हुआ है। इसका टाइम लैग बहुत ज्यादा, जब पता लगता है तब तक आधी से ज्यादा चीजें सब खराब हो चुकी होती है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखो, होता क्या है, ये बहुत चालू है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, चालू है। क्या करता है, ये HIV आपकी बॉडी में एंटर करता है और मैक्रोफाजिस, जो कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, उनको ये HIV फैक्ट्री बना देता है। कैसे, पता है कैसे, मैं बताती हूँ, देखो। इसको पता है कि अगर मैं RNA बन के रहा बॉडी में तो बॉडी मेरे को पहचान लेगी, मेरे को मार दिया जाएगा, तो मुझे DNA बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, DNA बनना पड़ेगा। तो RNA, HIV का जो RNA है ना, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है और RNA से बन जाता है वायरल DNA। क्या बन जाता है, वायरल DNA। अब ये वायरल DNA जो हमारा DNA है उसके साथ मिल जाएगा, तो बॉडी नहीं पहचान पा रही है कि कौन सा अपना DNA है, कौन सा दूसरा DNA है, नहीं पहचान पा रही है बॉडी। ठीक है, फिर ये जब अपना DNA के साथ ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट मतलब जुड़ जाएगा, तो क्या ऑर्डर देगा DNA,
वायरस प्रोड्यूस करो। तो इन्फेक्टेड सेल वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, HIV टी सेल्स के अंदर घुसेगा और टी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। टी सेल ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कॉज मतलब का कारण है, अटैक करने लग जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम होते ही आसपास के जितने भी आपके पास बैक्टीरिया वायरस है बोलेंगे आ जाओ अटैक करो इस पे, इसकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो बीमारियां बढ़ेंगी। ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, बॉडी के अंदर आता है वायरल डीएनए प्रोटीन, ये आरएनए के थ्रू अंदर आता है, लेकिन अंदर आते ही आरएनए से डीएनए बन जाता है। डीएनए बनते ही हमारे ह्यूमन डीएनए के साथ मिल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और ऑर्डर क्या देता है कि भाई वायरस प्रोड्यूस करो, वायरस प्रोड्यूस करो। हमारी बॉडी को लगता है भाई हमारा डीएनए बोल रहा है वायरस प्रोड्यूस करने के लिए, तो कर देते हैं। उनको क्या पता है यहाँ पे तो कोई अलग ही बैठा हुआ है। वायरस प्रोड्यूस होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, टी सेल्स पे अटैक करेंगे, इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वही हुआ ना कि मतलब जैसे एक उसमें था रोबोट मूवी में कि बहुत सारे रोबोट थे और उसमें एक इंसान घुस गया था रोबोट बन के, है ना। तो बहुत सारे अगर लोग हैं और उसमें कोई इंसान घुस गया कुछ बहरूपिया बन के, सिमिलर सेम कपड़े वपड़े पहन के सब सेम, तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारी बॉडी भी नहीं पहचान पाती। ठीक है, और इम्यूनिटी कम होगी तो आसपास के जितने भी वायरस होंगे बोलेंगे भैया अटैक करो इस पे, इसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। ठीक है, यस। उसके बाद बाकी जितने भी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट सब बोलेंगे अटैक कर लो, और अब हमारी बॉडी कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई। अब पता कैसे लगता है एड्स है या नहीं है, तो इसमें अलीसा नाम का एक टेस्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसमें देखा जाता है अगर बॉडी में HIV पाया जाएगा, ब्लड ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं इंसान को, लेकिन वही है ना कब तक दे दोगे आप, एक टाइम तक तो फिर ये नहीं बच पाता इंसान। बच कैसे सकते हैं, लोगों को पहले तो अवेयर कराओ कि एड्स होता क्या है और ये फैलता कैसे है। दूसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो तो उसकी प्रॉपर सेफ्टी के साथ ट्रांसफ्यूजन करवाओ। एक बार किसी को नीडल यूज कर ली तो वो नीडल आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको फेंक दो। ठीक है, सेफ सेक्स के बारे में बताओ और लोगों को कॉन्डम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर कॉन्डम्स के बारे में बताओ क्योंकि कॉन्डम्स ही बचा सकते हैं STD से। ड्रग अब्यूज कम करो, और अगर HIV के रेगुलर चेकअप्स कराओ, और अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसको क्या है ना, बहुत ज्यादा इसकी एक टैबू बन चुका है एड्स का, तो गवर्नमेंट से ये कह रही है कि अगर आपको ये है तो जस्ट गो टू द प्रोफेशनलाइज्ड डॉक्टर, क्योंकि चीजें बढ़ सकती हैं, कम नहीं होगी। ठीक है, थिंग्स विल इंक्रीज पर थिंग्स दोबारा से कम नहीं हो सकती। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज कैंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर बहुत ही ज्यादा एक ऐसा वर्ड है जो हम हमेशा सुनते आते हैं कि कैंसर क्या होता है, कैसे फैलता है। हमारे सेल्स माइटोसिस करते हैं, मियोसिस करते हैं, पर वो होता है एक कंट्रोल्ड मैनर में। लेकिन जब ये कंट्रोल हट जाए और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो तो वो हो जाता है कैंसर। कैंसर क्या होता है, एक एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, जिसमें क्या बनेंगे, ट्यूमर बनेंगे। 1 से 2 सेल बनना था, 1 से 6 सेल बन गए, फिर 6 से 12 बनने थे, 6 से 36 बन गए। तो ऐसे सेल के मासेस इकट्ठे होते जाएंगे बॉडी में, जो कि धीरे 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 क्या करेंगे, कैंसर कॉज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है। पता है क्या कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या एक चीज होती है? फॉर एग्जांपल एक सेल अगर कैंसर बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में पागल हो गया है, मल्टीप्लाई कर ही जा रहा है, तो साथ वाला सेल पता है क्या करेगा, ओए हो गया मल्टीप्लिकेशन बंद कर, तो वो बंद कर देगा। ये तो हो गया, चलो ठीक है, नॉर्मल हो गया। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती। कैंसर सेल्स में कोई अगर सेल कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, साथ वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बोल रहा कर, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि गुड फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर चीज के लिए रोक सके। लेकिन अगर कैंसर सेल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं होती, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या होते हैं, सबसे पहले होता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या है, ये बहुत ही ऐसे होते हैं, मतलब इतना डैमेज नहीं करते, ये सिर्फ एक प्लेस तक ही रहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को
ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें वो जो ट्यूमर है वो उसी पार्ट तक रहेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा तो लिटिल डैमेज है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उस पार्ट में ही ट्यूमर है और पूरी बॉडी में कहीं नहीं है तो उस पार्ट को फिर डॉक्टर काट देते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में उसको काट देते हैं या फिर उसको दवाइयां दे देके ठीक कर देते हैं, कीमोथेरेपी दे देके ठीक कर देते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ये होता है जो पूरी बॉडी में फैल रहा है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा ये ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल किसी को लुकीमिया है, ब्लड कैंसर, तो वो ब्लड में है तो वो हर जगह फैलेगा, ब्लड को रोक थोड़ा ना सकता है कोई। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर होता है जो स्प्रेड नहीं करता, और मैलिग्नेंट होता है जो बहुत रैपिडली क्या करता है, स्प्रेड करता है। कैंसर सेल्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने की कैपेसिटी रखते हैं। प्रोटो ऑन्कोजन से ऑन्कोजन में बदल जाते हैं। ठीक है, और इसमें टीलोमरेज एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। होता कैसे है कैंसर, कैंसर कैसे हो जाता है? सबसे पहले तो फिजिकल एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा एक्सरेज करवा रहे हो, गामा रेज, यूवी रेडिएशन, इससे अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में हो तो हो सकते हैं। केमिकल एजेंट्स मतलब अगर वो बहुत टोबैको खाता है, ठीक है, कैफीन, निकोटीन, ये सब लेता है तो केमिकल की वजह से होता है। एंड होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि आपकी बॉडी में ही कुछ सेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर कैंसर का वो कारण बन सकता है। अब कैंसर का डिटेक्टेशन हम कैसे करते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी मतलब क्या होता है कि एक थिन पीस ऑफ टिश्यू को काटा जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। अगर तो नॉर्मल दिख रहे हैं, सेल काउंट नॉर्मल है तो नहीं है, बट अगर सेल काउंट बहुत ज्यादा है तो मतलब है। अब जैसे लुकीमिया के केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेल काउंट हो जाता है। फिर आता है रेडियोबायोग्राफी, एक्सरेज के थ्रू देखते हैं, सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई, ठीक है, और यूज ऑफ एंटीबॉडी, और आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले रेडियोथेरेपी, यानी कि क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं ताकि जो वो ट्यूमर सेल्स है वो मर जाए। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो बहुत ही नाम सुना होगा, जिसमें हम कीमियोथेरेप्यूटिक ड्रग्स देते हैं जिसमें बहुत साइड इफेक्ट से हेयर लॉस हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, हम अल्फा इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स याद है जो दूसरे सेल को प्रिवेंट करते हैं, हम वो डालते हैं इंसान के अंदर। लेकिन अगर इसमें से कोई भी काम नहीं करता तो मोस्ट केस में हम फिर सर्जरी कर देते हैं, उस पार्ट को ही हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा द लास्ट टॉपिक दैट इज ड्रग स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज। इसमें हमारे ड्रग्स के नाम आते हैं। इसमें बस ना थोड़े बहुत ड्रग्स के नाम याद करो, सब याद करने की जरूरत नहीं है। हम्म। सबसे पहला हमारा आता है ओपियोइड्स, जिसमें ओपियोइड्स कहाँ से निकलता है, प्लांट का नाम है पैपाफर सोमनीफेरम। ओपियोइड्स का एग्जांपल क्या है, हीरोइन और स्मैक। ठीक है, फिर आता है कैनाबिनोइड, जिसमें आता है मरीजुआना, हशीश, गांजा, भांग और चरस। कैनाबिस सटाइवा, ये इसको जो है रिलीज प्रोड्यूस करता है। इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट है और ये इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन के थ्रू ये लिया जाता है। फिर आता है आपका कोकेन, जो कौन लेता है, इरिथ्रोजैलम कोका, इरिथ्रोजैलम कोका से हम कोकेन निकलती है, ये भी हेलुसिनेशन ड्रग्स है। फिर आता है धतूरा, और फिर आता है हमारा बारब्यूटेरेट, एम्फिटामाइंस एंड बेंजोडिएज़ेपाइन्स। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, ओपियोइड्स का रखना महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस, MHPO, महाराष्ट्र के M से मॉर्फिन, H से हीरोइन, P से प्लांट का नाम है पैपाफर सोमनीफेरम, और एक किसके एग्जांपल है, ओपियोइड्स के। फिर आते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का प्लांट का नाम बहुत इजी है, कैनाबिनॉइड से कैनाबिस सटाइवा, और इसके एग्जांपल भी बहुत इजी है, एक है मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा। मरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा। कोका से देखना, कोका का मतलब होता है कोकेन, तो कोका प्लांट का नाम है डेथ्रोजैलम कोका। कोका से देखो डोपा, डोपा मतलब डोपामीन रिलीज करता है। और हेलुसिनेटिंग प्लांट्स का मतलब, हेलुसिनेटिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मतलब हेलुसिनेटिंग प्लांट्स, बर्थडे का बी होगा बेलेडोना और डी होगा धतूरा। ये है हमारे प्लांट्स के एग्जांपल, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे आते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आता है दैट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन होता है इन चीज की एडिक्शन लग जाना, और डिपेंडेंस होता है कि इन पे डिपेंड ही होना, डिपेंड हो गए हो आप। ठीक है, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो इन चीजों को।
तो उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके बाद सिर्फ वही है कि ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये तो आप इजीली कर सकते हो। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इज डन। Let's move to the next chapter, microbes in human welfare. So this is the chapter जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स के नाम याद करने, nothing else you have to do. ओके सबसे पहले हम बात करते हैं वो माइक्रोब्स जो हमारे हाउस होल्ड में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ड की। कर्ड में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन करता है। तो कर्ड का आपने बैक्टीरिया का नाम याद करना है। फिर हमारा आता है चीज। चीज दो चीजों से बनती है, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंजाई। बैक्टीरिया से बनती है स्विस चीज जिसका नाम है प्रोपाइनियो बैक्टीरियम, प्रोपाइनियो शर्माइनी बैक्टीरियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारी आती है फंजिया। फंजिया से बनती है हमारी पेनिसिलिन रोक्योफ्रोटाई, ये हमारी दूसरी फंगस है। फिर हमारा आता है डोसा इडली, ये बनता है बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टैक्स स्ट्रेप्टोकोकस। फिर हमारा आता है योगर्ट जो बनता है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस से। फिर हम बात करते हैं ब्रेड जो बनता है बेकर्स ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। टॉडी ड्रिंक ये ईस्ट से बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम। और फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन किससे बनती है, टोफू, सोफू, टेम्पन और फिश बैम्बू। जिसमें से जरूरी का आंसर कर्ड का बैक्टीरिया का नाम जरूरी है, स्विस चीज कौन बनाता है वो नाम जरूरी है, और आपका बेकर्स ईस्ट कौन सी फंगस बनाती है ये जरूरी है। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल में अल्कोहल। अल्कोहल बनती है हमारी ब्रूवर्स ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। अल्कोहल दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन डिस्टिलेटेड, एक होती है डिस्टिलेटेड। जो नॉन डिस्टिलेटेड होती है वो नेचुरली होती है, जिसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो होती है 13%। एग्जाम्पल है वाइन। डिस्टिलेटेड में क्या होती है, अल्कोहल की जितनी भी क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल की जितनी भी मात्रा होती है वो कम होती है। डिस्टिलेटेड का एग्जाम्पल है विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका एंड स्कॉच। फिर आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी ना वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, सबको पता है ये, कि वो एक बैक्टीरिया के कल्चर पे स्टडी कर रहा था। ठीक है, और वो रात को उस पर स्टडी कर रहा था शाम को, और वो वहीं पर रख के उसको चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आए तो उसने क्या देखा, बैक्टीरिया मर चुके हैं। उसने सोचा ऐसा क्या था जो बैक्टीरिया मर गए। फिर उसने देखा कि उसने वो जो पेट्री डिश थी वो अच्छे से वॉश नहीं करी थी, उसमें फंगस उगी हुई थी। तो फंगस ने सेक्रीट करी पेनिसिलिन जिसने बैक्टीरिया को मार दिया। तो उसी टाइम पे पेनिसिलिन नाम की फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है डिस्कवर हुई, जिसको बाद में पूरा पोटेंशियल उसका क्या है वो चेन और फ्लोरी ने डिस्कवर किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला पेनिसिलिन को डिस्कवर करने के। मोस्ट एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन बैक्टीरिया से होती है। फिर हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। ठीक है, जो केमिकल्स और एंजाइम्स है ना ये दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड जो निकलता है एस्परजाइलस नाइगर से। एसिटिक एसिड निकलता है एसिडोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटेरिक एसिड निकलता है कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलियम से। और लैक्टिक एसिड निकलता है लैक्टोबैसिलस से। ठीक है, इसके आगे जो एफ है इट मीन इट इज फंगाई, जिसके आगे बी है इट इज बैक्टीरिया। फिर हम बात करते हैं एंजाइम की। तो जो एंजाइम लाइपेज जो किस में यूज होता है, हमारे डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ऑयल स्टेन रिमूव करने में यूज होता है, वो फंगस से निकलता है। इनके फंक्शन याद करना, लाइपेज का फंक्शन की यूज इन डिटर्जेंट। सेकेंड वी हैव द अमाइलेज जो फंगल बैसिलस से निकलता है एस्परजाइलस राइजोपस। फिर हम बात करते हैं प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज जो कि हमारे फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई करने में यूज होता है। आप घर पे जूस बनाओ, आप देखोगे कितना कुछ उसमें क्लियर नहीं होता हमारे घर का जूसेस, पर अगर आप जो पैक्ड होते हैं जूसेस आप वो देखोगे ना तो पूरा क्लीन होता है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या डालते हैं, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। जो प्रोटीएज है वो निकलता है एस्परजाइलस और बैसिलस से, और पेक्टिनेज किससे निकलता है, एस्परजाइलस से। फिर होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस जिसको हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर। किसी को क्लॉट हो गया है ना, तो क्लॉट को बस्ट कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है। मैंने बताया था अगर ऑर्गन इम्प्लांट कर रहे हो तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर सकती है, तो हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स उस पर डालते हैं। किससे निकलता है वो, साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
द लास्ट वी हैव द स्टेटिन। स्टेटिन हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ठीक है, और ये किससे निकलती है? मेनिस्कस परक्यूस। ठीक है, इसमें ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टैटिन। दिस थ्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केमिकल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, फाइन। और ये आपका आ सकता है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें भी देख लो यही होगा, लैक्टोबैसिलस, बेकर्स यीस्ट, टॉडी, स्विस चीज। उसके अलावा फर्मेंटेड बेवरेजेस, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड्स, ये आपके एंजाइम्स, ठीक है। देख लो आप ना इसके एक ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसमें ना पूरा एक ही जगह पे सारे बैक्टीरिया का नाम मेंशन है। आई विल मार्क द इम्पोर्टेंट वन, जस्ट वेट। देखो लाइपेस, पेक्टिनेस प्रोटीएस, streptokinase a clot buster, streptococcus, cyclosporin A immunosuppressors, statin lowers the blood cholesterol level, फिर ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स, ये सब आपको याद करना है। तो इसमें सिर्फ ये एंजाइम्स के नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं करना। अब आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में मतलब कौन से ऐसे माइक्रोब्स है जो हम सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सबसे पहले सीवेज क्या होता है? मल्टीपल वेस्ट, है ना। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर पानी है ना, तो उसके ऊपर जो जो चीजें तैर रही हैं, वो क्या हो सकता है? तैरने वाली चीजें, वो तैरने वाली चीजें होती हैं, कुछ सब्जी के पत्ते, थैली, बोतलें। तो इन सबको हम पहले रिमूव कर लेंगे। फिजिकली हम क्या कर लेंगे? रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सबसे पहले जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, जो फैल रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके अंदर जितने भी पत्थर वत्थर हैं, उनको हम रिमूव कर लेंगे बाय सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट कौन सा होगा? प्राइमरी एफ्लुएंट। देखो यहां से देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? हमने जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रिस थी उसको निकाल लिया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर हमने मिट्टी विट्टी निकाल ली, बन गया सेडिमेंटेशन। फिर हमने क्या किया? हमने जो नीचे बच गया वो होता है प्राइमरी स्लज। क्या बन गया? प्राइमरी स्लज नीचे बैठ गया ग्रेविटी से। और जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ना, उसको हम भेजेंगे कहाँ? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कहाँ भेजेंगे उसको हम? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है? हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को ना एक बहुत बड़े टैंक में भेजना है, जहां पर क्या होंगे? फ्लॉक्स होंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स होते हैं गुच्छे। किसके गुच्छे? बैक्टीरिया के गुच्छे। कौन सा बैक्टीरिया होगा? एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये उसके पानी में जाएगा और पानी की बीओडी कम कर देगा। क्या कर देगा? पानी की बीओडी कम कर देगा। जितना बीओडी कम होगा, उतना ज्यादा पानी क्या हो जाएगा? क्लीन होगा, ठीक है। उसके बाद एफ्लुएंट को पास करेंगे सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे फ्लॉक्स को हम सेडिमेंट कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। फ्लॉक्स के बाद हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। अब उसके बाद जब पानी पूरा साफ हो गया, तो उसमें से फ्लॉक्स निकालेंगे, ठीक है, और दूसरे दूसरे टैंक में डाल देंगे, क्योंकि बार बार प्रोसेस करना है ना, ठीक है। और जो बाकी का बच जाएगा फ्लॉक्स, उसको हम भेज देंगे कहाँ पर? बायोगैस प्रोडक्शन में। कहाँ भेज देंगे उसको हम? बायोगैस प्रोडक्शन में, ठीक है। क्या डालेंगे हम? फ्लॉक्स डालेंगे, बैक्टीरिया के गुच्छे डालेंगे। कौन सा बैक्टीरिया होगा? एरोबिक और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होगा। पानी की बीओडी कम कर देगा। पानी की बीओडी कम कर देगा मतलब पानी की प्यूरिटी बढ़ा देगा। उसके बाद उसको हम कहाँ डाल देंगे? एरिएशन टैंक में, ठीक है। जो थोड़ा सा फ्लॉक्स होगा उसको हम दूसरे एरिएशन टैंक में भेज देंगे, ठीक है। और बाकी में हम क्या करेंगे? बायोगैस की प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद अगर तो वो पानी हम रिवर में छोड़ देंगे, क्योंकि अब पानी क्लीन है। अब क्या है? पानी क्लीन है, उसको हम रिवर में छोड़ देंगे। लेकिन अगर अभी हमने और ज्यादा उसमें से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो हम करेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी रेस, ओजोन, जिरकोनियम आयन, पेरकोलेट आयन, क्लोरीन गैस से इनको ट्रीट करेंगे,
टर्शियरी ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? अगर पानी को ह्यूमन बॉडी ने कंज्यूम करना है तो टर्शियरी ट्रीटमेंट होगा। अगर नॉर्मल नदी में फेंकना है तो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी फेंक सकते हो, ठीक है। और इसको शुरू किसने किया था? ये था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट ने ये प्लान को शुरू किया था ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो। नेक्स्ट हमारे हैं 3 टॉपिक्स माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे मिथेनोजेंस, जो कि क्या करते हैं? बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या आती है? गोबर आती है और गोबर गैस आता है, गोबर और गोबर गैस, ठीक है। ओके, फिर हमारा आता है माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें आता है बैसिलस थुरांजिनेसिस बीटी। बीटी क्या काम करता है? हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलोवायरस। और एज अ बायो फर्टिलाइजर की बात करूं तो इसमें आते हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं राइजोबियम, माइकोराइजा एंड द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनके नाम और इनका काम बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे ना दिया हुआ है, ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हो गए, ठीक है। इनके नाम याद कर लेना। बैक्यूलो वायरस इंपॉर्टेंट है, बाकी बस इतना देख लेना लेडी बर्ड का काम क्या है, ड्रैगन फ्लाई का काम क्या है। और जो बायो हर्बिसाइड और बायो वीडिसाइड है उसमें जो है यहाँ पे वीड और बायो इंसेक्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स, और इसमें बस दैट्स इट, इतना ही याद करना, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन। इसमें जो समझने वाली चीज थी वो थी सिर्फ हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। So that's it for this video. We have completed our day 3 as well. So बने रहना day 4 और day 5 के लिए, and hope if you have any kind of doubt just do let me in the comment section below. Till then take care. Thank you so much and bye.